दोस्तों, और मैं विजय कुमार एक बार फिर से आ चुका हूं आपके साथ बोर्ड एग्जाम्स के चैनल पर। और मैं फिर से बता देता हूं, ये केमिस्ट्री की क्लास चल रही है और केमिस्ट्री में आपका मॉडल पेपर 2 होने वाला है। ठीक है, कौन सा बुक है? तो बुक है हमारे पास टारगेट मॉडल बुक, टारगेट मॉडल पेपर से। और मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि मार्केट में दो तरह के बुक है टारगेट मॉडल पेपर। एक है आपका 70 क्वेश्चंस का और एक है आपका 42 क्वेश्चन का। तो मैं 42 क्वेश्चन वाली मॉडल 2 पेपर सॉल्यूशंस कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे आपके साथ पहला क्वेश्चन आ चुका है। मैं यहाँ पे फिर से बताना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री के एग्जाम में BSEB बोर्ड, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 जितने भी देने वाले हैं, ठीक है, बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, एग्जाम में आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से बनाना कितना है? 35, आपका 35 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या होता है, क्या रहता है? क्वेश्चन है 2% एसिटिक, 10% एसिटिक, 5%, 50 और 20। सबसे पहले ये समझिए कि पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है क्या है। तो इसमें पाया जाता है एसिटिक एसिड, बालक ध्यान देना, और दूसरा पाया जाता है एसीटोन। इसके अलावा पाया जाता है मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल पाया जाता है। ये तीन चीजों को मिलाते हैं तब जाके बनता है हमारा पायरोलिग्नियस एसिड, जिसमें एसिटिक एसिड जो पाया जाता है 10%। कितना परसेंट? 10%। तो इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट में क्वेश्चन पर आते हैं। अगर जवाब आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और लास्ट में एक जरूर देखिएगा कि आउट ऑफ 42 में आपके कितने मार्क्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो मैं आपको एक बात फिर से बता देता हूं कि पीएच एक प्रकार का क्या होता है। तो पीएच एक प्रकार का स्केल होता है। स्केल बोले तो पैमाना होता है, और इसका जो आविष्कार किया गया था, इस पैमाने का आविष्कार सोरेनसन किसने किया था? सोरेनसन ने किया था, है ना। एल सोरेनसन इसका नाम होता है, सोरेनसन। इससे होता है क्या? तो किसी भी द्रव का क्षारीयता या अम्लीयता का पता होता है। क्वेश्चन क्या है? शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच वैल्यू होता है 7। अगर 7 से कम हो तो 7 से कम होने पर एसिड होता है। अगर 7 से अधिक होता है मेरे दोस्त, तो 7 से अधिक होने पर क्या हो जाएगा? क्षार होगा, यानी कि बेस, यानी कि बेस होगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन का जवाब हो गया डी नंबर। नेक्स्ट में चलते हैं। अगला सवाल, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन समझ रहे हैं दोस्त, किसका ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अंग्रेजी में बात करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। और आपको एक चीज पता होगा कि क्रियाशीलता के अनुसार यानी रिएक्टिविटी के अनुसार से पोटेशियम सबसे ऊपर होता है, सोडियम पोटेशियम के बाद, उसके बाद कॉपर, फिर आपका मैग्नीशियम्स होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम्स होता है। ठीक है, चलिए, इस चीज को आपको पता होगा। और सबसे ज्यादा इस हिसाब से देख गलती हो गया, ये नहीं होगा, मैग्नीशियम होगा। ठीक है, सोडियम पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम, इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन में आपका मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के बाद क्या चलेगा? तो मैग्नीशियम के बाद जो आता है नंबर, वो चलता है जिंक का, उसके बाद कॉपर का, उसके बाद सिल्वर का। इस टाइप से आपका रिएक्टिविटी होता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा मैग्नीशियम का होता है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए अपचयन विभव, अपचयन विभव, अपचयन विभव, तो जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है उसका अपचयन विभव सबसे कम होता है, यानी कि एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। तो अगला सवाल में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, लोहे का मुख्य अयस्क है। मुख्य कहने का मतलब होता है प्राइम, ठीक है, या फिर मेन कहेंगे। तो सबसे मेन अयस्क होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, मैग्नेटाइट, ये सबके सब होता है। ठीक है, मैग्नेटाइट भी, सिडेराइट भी, हेमेटाइट भी। तो आपका सही और सटीक जवाब होगा डी नंबर, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है, डी नंबर आंसर होगा, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे भाई, किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण अधिक है? तो देखो मेरे दोस्त, अनुचुंबकीय आघूर्ण पूछा गया है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय आघूर्ण ऑक्सीजन आयन का होगा, ऑक्सीजन आयन। चूंकि एक बार इसमें नेगेटिव लग गया, जैसे O2 से ऑक्सीजन, लेकिन इसमें माइनस लगा देने की वजह से क्या बन गया? आयन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, अगला सवाल, उजला और पीला फास्फोरस हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के एलोट्रोप्स होते हैं।
एलोट्रॉप्स कहने का मतलब होता है अपर रूप। क्या होता है? अपर रूप। समभारिक किसको कहते हैं? तो जिसका परमाणु भार इक्वल होता है। समस्थानिक किसको कहते हैं? जिसका परमाणु संख्या यानी कि परमाणु संख्या सब कुछ इक्वल रहेगा। सम न्यूट्रॉन्स किसे कहते हैं? तो जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। ठीक है, वे सभी तत्व जिनके न्यूट्रॉन्स बराबर रहेंगे वो क्या कहेंगे? समन्यूट्रॉनिक्स। वे सभी तत्व जिनके परमाणु संख्या बराबर लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न वो कहलाएंगे समस्थानिक, और जिनके भार बराबर और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न समभारक। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा साइज में छोटा करते हैं। नेक्स्ट में देखिए, कॉपर सल्फेट 4 यानी CuSO4 के घोल में लोहे का टुकड़ा डालने पर घोल का रंग नीला परिवर्तित हो जाता है, क्यों? तो भाई घोल का रंग नीला रंग परिवर्तित हो जाता है क्यों? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे के टुकड़ा डालने पर घोल का रंग नीला रंग किसमें परिवर्तित हो जाता है? ये क्वेश्चन है किसमें परिवर्तित होगा? तो नीला का रंग परिवर्तित हो जाएगा हरा रंग में। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉपर जो होता है फेरस से अधिक रिएक्टिव होता है, अधिक क्रियाशील होता है, इसी वजह से उसका रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, अगला सवाल K3FeCN CN6। तो पहले इसका जानेंगे कि नाम क्या होता है। तो इसका नाम मेरे दोस्त याद रखिएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट इस नाम से जाना जाता है। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, K3FeCN6 का पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। और ये है किस प्रकार का? तो उपसंयोजक यौगिक है, उपसंयोजक यौगिक होते। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट में आएंगे, सबसे पहला नंबर एल्कोहल का क्रियाशील मूलक। एल्कोहल कहने का मतलब होता है जैसे मिथेनॉल, एथेनॉल है ना, तो CH3OH अल्कोहल होता है। तो यही अल्कोहल में देखिए लास्ट में क्या बनता है? OH, ये बन गया अल्कोहल। ये क्या है? ये आपका एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। और ये आपका क्या है? एसिड है। ये आपका क्या है? एसिड है। अच्छा, 2 कार्बन है, आगे पीछे कुछ नहीं, तो दोनों कार्बन के बीच ये बन गया इन 2 बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच 2 बॉन्ड, तो इसमें आपका बॉन्डों की संख्या पाई भी होगा और सिग्मा भी होगा, दोनों होगा। मैंने कल भी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आइए। NH3, तो पहले आपको पता होगा कि NH3 का मतलब क्या होता है। तो मेरे दोस्त NH3 कहा जाता है अमोनिया को, सॉरी हाँ NH3 होता है अमीन, एमीन होता है, गलती हो गया, ये एमीन है। ठीक है, एमीन मूलक। अब इसमें NH3 में N का संकरण पूछा जा रहा है, तो इसका संकरण होता है sp3, मूल रूप से spp होता है, इसी को लिखा जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11, छोटा हो गया थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होता है? और जो लोग मेरी फर्स्ट वीडियोस देखी होंगी केमिस्ट्री वाला पहला पेपर, उसमें मैंने बताया था कि क्रिस्टल में 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक पाए जाते हैं, जिसमें 7 तंत्र पाए जाते हैं। कितना है? 7 क्रिस्टल तंत्र होता है। तो इसमें पूछा है कितना? क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक होते हैं 14 प्रकार के। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्रिस्टल कितना प्रकार का होता है? तो क्रिस्टल होता है 4 प्रकार के। ठीक है, 14 प्रकार का होता है जालक, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल का प्रकार 4 और क्रिस्टल तंत्र होता है 7। कुछ भी आपसे पूछे, तीनों में से कोई पूछे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। तो देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 पे मैं आ चुका हूं और आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? तो एक ही ऑक्सी अम्ल कौन बनाएगा? तो जिसकी सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इसी वजह से यह ऑक्सी अम्ल बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करेंगे हम लोग HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। तो सबसे पहला चीज इसको याद रखेंगे कि इसका जो सबसे ज्यादा क्वाथी मिश्रण होगा 22.22% HCl, 22.22
22.2% HCl होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, 96,500 कूलम्ब विद्युत धारा कॉपर सल्फेट। तो देखो मेरे दोस्त, ये बना कैसे, तो पहले चीज को समझिए। क्या समझना है कि कॉपर सल्फेट 2 आयन को रिलीज करने के लिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ना होगा, तब जाकर के बनता है कॉपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 2 मोल है, 2 मोल से यहाँ 1 मोल रिलीज हो रहा है। कितना मोल? 1 मोल। अब ये कॉपर है, तो कॉपर का वेट होता है 3.5 ग्राम, 3.5 ग्राम। लेकिन ये 2 मोल ना है, 2 मोल से कितना बन रहा है? 1 मोल। तो हमको 1 मोल बनाना चाहिए, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 से पढ़ेंगे तो 2 तिया 6, और फिर 3 1 तो 2 1 कम 2, 2 सते 14, 2 बजे 10, यानी 31.75। ये 2 से डिवाइड करने पर आपका आंसर कौन आ जाएगा? बी नंबर। आंसर कौन आ जाएगा? बी नंबर। ठीक है, ये बन गया 14, 14 का बी नंबर। नेक्स्ट में आते हैं, निम्नांकित में शुगर में से सबसे मीठा कौन सा है? सबसे मीठा कौन है? तो सू से शुगर हो गया, मीठा यानी चीनी, सू से शुगर, सू से सुक्रोज। आप याद रखिए सबसे ज्यादा मीठा यहाँ पर यही है, लैक्टोज फ्रुक्टोज सुक्रोज में सबसे ज्यादा सुक्रोज होता है। नेक्स्ट में आते हैं, खाली स्थान, तेल तथा पानी के संयोग से बना कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है? अब समझिए, एक तरफ तेल है और एक तरफ पानी है, दोनों को मिला करके क्या बनता है? ये मिश्रण बनेगा, और इस मिश्रण के हिसाब से देखेंगे क्या कहलाएगा? ये इमल्सन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इमल्सन कहलाएगा। ठीक है, चलिए, पायस में क्वेश्चन पूछेगा कि दूध एक प्रकार का क्या होता है? तो दूध एक प्रकार का पायस होता है, रट लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट में आइए सवाल, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है मेरे दोस्त? तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट, इसका सूत्र भी होता है Al2O 3 × 2H2O, एल्यूमिना जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूमिना कहते हैं, एल्यूमिना। अब सवाल है कि हेमेटाइट किसका है? तो आपको पता होगा कि लोहा का होता है, और Fe3O4 होता है। डोलोमाइट पूछेगा तो डोलोमाइट किसका होता है? मैग्नीशियम का होता है, और ये तो है नहीं। तो आपसे हेमाटाइट पूछे तो लोहा, डोलोमाइट पूछे तो मैग्नीशियम, बॉक्साइट पूछे तो एल्यूमिना यानी कि एल्यूमिनियम। आंसर क्लियर। सवाल नहीं छूटना चाहिए आपसे एग्जाम में, बस मेरा यही कोशिश है कि आपको हर तरह से सवाल का अवगत किया जाए। ऑक्सीकरण और ओजोन है 18 नंबर सवाल। ऑक्सीकरण और ओजोन, ऑक्सीजन है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं और ओजोन को O3 लिखते हैं। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के अपर रूप है, अपर रूप है। एक क्वेश्चन यहाँ से मैं और भी बता देता हूँ कि अगर गलती से आपसे पूछ दिया जाए कि कार्बन के कितने अपर रूप है, तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। ठीक है, कौन कौन? पहला होता है आपका ग्रेफाइट होता है, दूसरा आपका हीरा होता है, और तीसरा होता है फुलेरिन। ठीक है, फुलेरिन। कार्बन के 3 अपरूप ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन होता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ ऑक्सीजन के 2 अपरूप, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है ओजोन। नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक है। भास्मिक कहने का मतलब होता है बेस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे कम भास्मिक जो होता है वो आपका Ni3, आई का मतलब आयोडीन होता है, चूंकि हैलोजन ग्रुप में निगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है और सबसे कम में आयोडीन ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट, साधारण नमक का सूत्र है भैया, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, ये सबको पता है, और ये पोटेशियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम परक्लोरेट होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट में आइए, घंटा धातु किसे कहते हैं? यार घंटा धातु मिश्र धातु होता है। तो भाई घंटा धातु कॉपर और टीन का मिश्र धातु होता है, जिसमें कॉपर 78% और टीन होता है 22%। अगर रेशियो पूछा जाए तो 4:1 का रेशियो लगभग होता है, 4:1 का रेशियो होता है। ठीक है, इस चीज को हम लोग जान लेते हैं। अगर परसेंटेज के हिसाब से देते हैं, ये ऑप्शन के हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से अगर रेशियो देखेंगे तो 11 दूनी 22, 11 सते 77, लगभग 7:2 होगा, 7:2 होता है। ठीक है, या हम कर सकते हैं 3.5:1। लेकिन अगर कब रेशियो पूछा जाए तो आप हमेशा ये मारिए, अगर एक्यूरेट में रहता है 7:2 तो 7:2 मारिए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलक होती है? तो ये चतुष्फलक यानी कि 4, ये या निकल पर क्लोराइड, पर क्लोरेट NiCl4 होगा। ठीक है,
नेक्स्ट में आते हैं अगला सवाल। हेलो अल्केन्स में C सिंगल बॉन्ड X, X का मतलब होता है हेलोजन, बंध की प्रकृति, ये क्या होता है, ये होता है हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजेंस में कौन कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन सब होता है। ये प्रकृति होती है सहसंयोजक ध्रुवीय, यानी कि पोलर बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सहसंयोजक ध्रुवीय। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं दोस्त, आगे देखो क्या बनता है 24 नंबर सवाल। देखो जरा ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। देखो, विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होती है, तो आसानी से मिल जाने वाला पदार्थ भी है और प्रयुक्त होने वाली है ग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन होता है। और इसका निर्माण TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, ट्राई नाइट्रोटोल्यून लिख देते हैं, ट्राई नाइट्रोटोल्यून पूरा नाम होता है TNT का। ठीक है, ये भी आपसे पिछली बार एग्जाम में पूछा था कि TNT का पूरा नाम क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटोल्यून और ग्लिसरीन होता है। नेक्स्ट में आइए अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट में क्या कहता है, निम्न में से कौन जलीय KOH को गर्म करने पर एसिटल्डिहाइड बनाता है, एसिटल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि एसिटल्डिहाइड होता है क्या। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड का मतलब होता है यहाँ पर CHO, ये होता है एल्डिहाइड का, लेकिन इसमें लिख रहा है कि एसिटल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, एल्डिहाइड का CHO होता है। अब बनाने वाला जो काम होता है CH3CHO होता है, Cl2 होता है। क्लोरीन को, इससे क्लोरीन को रिप्लेस करने के बाद KOH क्लोरीन के साथ, यानी कि इसके साथ जब हम KOH को रिप्लेस करेंगे तो Cl चला जाएगा K के साथ, यानी बन जाएगा KCl, और OH जो चलाता है ये चलाता है क्लोरीन के स्थान पर, तो CHO बनता है, यानी कि एल्डिहाइड बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा CH3CHCl2। अब इसको नाम क्या है, तो एक दो कार्बन, यानी कि क्लोरोइथेन। इसका नाम क्या है, क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन। ठीक है, नेक्स्ट अगले में आइए, कॉपर का मुख्य अयस्क क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सब कुछ बता देता हूं, कॉपर पायराइट ये जो होता है CuFeS2 होता है, कॉपर ग्लांस Cu2S होता है, गैलेना PbS होता है, सीडेराइट आपको FeCO3 होता है। अब आप समझ गए होंगे, सीडेराइट लोहा का अयस्क होता है, कॉपर ग्लांस कॉपर का अयस्क होता है और यही सबसे मेन अयस्क है। गैलेना सीसा का अयस्क होता है, पीबी का मतलब लेड। कॉपर पायराइट भी कॉपर का होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है मुख्य अयस्क, तो मुख्य अयस्क में कॉपर ग्लांस होगा आपका आंसर। मुख्य अयस्क में कौन सा आंसर होगा, कॉपर ग्लांस होगा। नेक्स्ट में आइए, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितना होगा। क्वेश्चन इथाइन से पूछा है, तो पहले इथाइन का सूत्र आपको पता होना चाहिए, C2H2। अब संरचना सूत्र में आइए, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एक नहीं ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, पाई बॉन्ड। तो आपको पता है कि पाई बॉन्ड कितना में काउंटिंग होगा, डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, इसको भी जरा सा देखना है। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड रहते हैं उन सबको जरा देखेंगे। ठीक है, बताइए पाई बॉन्डों की संख्या कितना होगा। तो देखिए, सिंगल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर, एक एक कितना हो गया, एक एक कितना हो गया, एक और एक एक हो गया, इसमें दो, लेकिन बीच में यहाँ पर भी तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड रहता है, दोनों काउंटिंग किया जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या चलेगा, 3 चलेगा। क्या चलेगा, 3। हालांकि बुक में आपको 2 ही दे रहा है, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, पाई बॉन्ड रहता ही है, लेकिन जहाँ 2-3 रहता है वहाँ सिग्मा बॉन्ड भी रहता है। वो कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड भी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु का घनत्व अधिकतम पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा घनत्व वाला धातु है वो पारा, कमरे के सामान्य अवस्था पर द्रव अवस्था में होती है पारा। नेक्स्ट में आते हैं, और एक क्वेश्चन और भी आइए इसमें से, पारा के बाद अगला सवाल, भूपर्पट्टी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है।
तो इसमें दो तरह का क्वेश्चन है। अगर तत्व पूछा जाए ऑप्शन में ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन आंसर होता है, चूंकि भूपर्पट्टी पर का सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 46.6% पाया जाता है भूपर्पट्टी पर। पता है आपको? फिर से क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं। देखिए, भूपर्पट्टी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा होता है? ये ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन आपको 46.6% पाए जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए तत्व के स्थान पर धातु धातु तो आप एल्युमिनियम बताइए। क्या बताइए? आप एल्युमिनियम बताइए, ठीक है। और एल्युमिनियम आपका यहाँ पे आंसर दिया गया है, ठीक है। लेकिन भूपर्पट्टी के नीचे, जैसे पृथ्वी के भूपर्पट्टी के नीचे सीमा होता है, सियाल होता है और नीफे होता है। तो नीफे में सबसे ज्यादा लोहा होता है और सीमा सियाल में सबसे ज्यादा सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन। और सीमा का सियाल सीमा नीफे, यानी सियाल का जो ऊपरी हिस्सा रहता है वही भूपर्पट्टी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तत्व पूछा जा रहा है सिलिकॉन, एल्युमिनियम, जर्मेनियम, फेरस, तो नीचे चला जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। 2 नंबर पर आपका एल्युमिनियम 8% होता है, 8.1%, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। किताब आपको सिलिकॉन दे रहा है, लेकिन सिलिकॉन भूपर्पट्टी के नीचे होता है। भूपर्पट्टी के नीचे पाए जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट, द्रव स्नेही कोलाइडों के स्थायित्व का प्रमुख कारण बताइए। तो इसका प्रमुख कारण होता है आवेश। क्या होता है? आवेश प्रमुख कारण। नेक्स्ट, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया एक प्रकार का अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। क्यों? ताप बढ़ाने पर यह बढ़ती है, यह ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ताप बढ़ने पर बढ़ती है, घटाने पर नहीं घटती है, ठीक है। नेक्स्ट, इथाइल एसीटेट CH3MgBr, ठीक है। प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ये प्रतिक्रिया कर बनाता है 3rd डिग्री अल्कोहल इथाइल एसीटेट से, ठीक है, अल्कोहल बनाती है। नेक्स्ट में आते हैं, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा तत्व पिग आयरन, यहाँ पे समझ देखिए, पिग आयरन में मुख्य अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। तो पिग आयरन की मुख्य अशुद्धियां जो होती है वो ग्रेफाइट में होती है। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का अपरूप होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि कार्बन का अपरूप 3 गो होता है। 3 में से फर्स्ट नंबर ग्रेफाइट, दूसरा नंबर होता है हीरा, तीसरा नंबर फुलेरिन, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, FeH2O6 2 आयन में आयरन परमाणु पर मिलने वाला संकरण कितना होगा? तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, sp3d2 है ना। निकालने के लिए थ्योरी के लिए इसकी काफी लंबी लिस्ट हो जाएगी, इसलिए अलग से वीडियो चलेगा उसका। नेक्स्ट, अगला में आइए, निम्न में से कौन सा आयन सर्वाधिक अस्थायी संकुल बनाएगा? हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि संकुल में मुख्य रूप से क्या क्या चीज देखना चाहिए। तो सबसे पहला चीज देखना चाहिए कि आकार उसका छोटा होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज ये देखना चाहिए कि आवेश का घनत्व सबसे ज्यादा होना चाहिए, आवेश का घनत्व अधिक होना चाहिए, आवेश का घनत्व अधिक होना चाहिए। तीसरा चीज देखना चाहिए कि डी कक्ष खाली होना चाहिए। खाली कौन होना चाहिए? डी सेल खाली होना चाहिए। डी कक्ष अगर खाली होता है तब ठीक है, ठीक है। इसमें से सबसे ज्यादा ये चारों के चारों कहाँ कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, या ट्रांजिशंस के अलावा कहते हैं संक्रमण मेटल। इसमें कॉपर आयन होगा सर्वाधिक संकुल बनाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? 36 नंबर सवाल है। तो कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, एल्डिहाइड होता है CH3, ठीक है, HCHO ये एल्डिहाइड मूलक है और यही सबसे ज्यादा होता है, शुरुआती होता है, ठीक है। मेथल्डिहाइड इसको बोलते हैं, मिथाइल एल्डिहाइड, मेथनॉल, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, कीटोन का रासायनिक सूत्र बताइए। कीटोन का रासायनिक सूत्र, तो कीटोन में CO होता है बीच में, तो यहाँ पर देखिए यही है लगा हुआ, और तो कुछ है नहीं। ये आपका एसिड हो गया और ये आपका क्या है? अल्कोहल हो गया, अल्कोहल। तो बच गया कौन? कीटोन में ये बच गया, ठीक है, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट में आते हैं, अगला सवाल, एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या। तो मेरे दोस्त एनिलीन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है।
एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होता है, यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एनिलीन ये होता है, एनिलीन इस प्रकार के, और इसमें NH2 लग जाता है। एनिलीन के पाई बॉन्डों की संख्या तब काउंटिंग करेंगे, 1 2 3, 3 गो है तो 3 गो हो जाएगा, और कोई इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अगला सवाल, हीमोप्रोटीन मिलती है, हीमोप्रोटीन किस में मिलती है, तो हीमोप्रोटीन, इसमें हीमोप्रोटीन, आप नाम पकड़िए, हीमो मतलब हीमोग्लोबिन, हीमो मतलब हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, रक्त में, तो हीमोप्रोटीन किस में पाया गया, रक्त में। नेक्स्ट में आइए, और ये है हमारा 40 नंबर सवाल। जो देखिए सवाल क्या कहता है, रबड़ श्रेणी के, क्वेश्चन है रबड़ श्रेणी के सामान्य बहुलकों का उदाहरण दीजिए। तो रबड़ श्रेणी के थायकॉल, ब्यूनाइन, जीआरएन सबके सब है रबड़ श्रेणी के, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और भी बताया गया था कि डेक्रोन भी एक प्रकार का रबड़ होता है, डेक्रोन भी एक प्रकार का पॉलीमर होता है, सॉरी बहुलक होता है या पॉलीमर, जो कि संगणक बहुलक नहीं है, संगणन बहुलक नहीं है, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाला विटामिन कौन सा है, तो वसा के साथ आंत में अवशोषित होने वाला विटामिन ए और डी होता है। ए, विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी, और डी की कमी से होता है रिकेट्स होता है, ठीक है। और बी की कमी से होता है बेरी बेरी, याद रखेंगे हम लोग, और सी से कमी से होता है अस्कर्बी। विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ के लिए कब मान होता है, तो ये मान होता है 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के, जो 1/log2 का वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो था हमारे पास मॉडल सेट नंबर 2, मॉडल सेट नंबर 2। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, तो ये टारगेट बुक मॉडल सेट नंबर 2 था, टारगेट मॉडल पेपर 2 थी, ठीक है। चलिए, 3 आपका पहले ही हो चुका है, 1 और 3 हो चुका है, इसके बाद हम लोग 4 और 5 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।